साथ साथ ऑयल की प्राइस कम हो गई है। जो चीज़ $90 के ऊपर होती थी और एवरेज पे मेरे ख्याल से मेरे ज़माने में $98 की थी, वो आज $75 की है। हमको उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए और उधर भी अपने आप को फिस्कली कंसोलिडेट करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हैं कि अभी जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, बजाय इसके कि अगले जो रिवाइज होगा उसमें पास ऑन करें, बेहतर है कि तो डीजल पर पीडीएल जो अभी भी ₹25 है और आईएमएफ से कमिटमेंट ₹50 है वो कर दें, और फिर क्या पेट्रोल वगैरह पर तो क्योंकि ₹50 हुआ है उस पर सेल्स टैक्स लगा दें। आप उस सेल टैक्स लगा दें या पीडीएल की लिमिट को बढ़ा दें, जो भी कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त अगर हुकूमत ये कर ले, अगर आपको 1% नहीं भी लेते आप से, और आप देखें ना, मतलब आपने बिजली दे दी है पूरे साल की, किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी $100 अरब की, आपने पूरे 6 महीने से आपने प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं गैस की। आपकी एसएनजीपी और एसएसजीसी जो है $100 अरब का नुकसान करेगी सर्दियों में, शायद उससे ज़्यादा करेंगी। आपने गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं तो उसके सारे नुकसान होंगे। आईएमएफ वो सब चीज़ें भी देख रहा है। आपने जो आईएमएफ ने आपको 200 यूनिट तक के डिफ़र करे थे, आपने वो 300 यूनिट तक के वेव कर दिए हैं बिजली के बिल, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। आप तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप कहीं ना कहीं पे बैलेंस कर लें। आपके यहाँ से कॉम्पेंसेट हो सकता है, करें। अगर ऑयल प्राइसेस में को पास ऑन करने की बजाय टैक्सेशन यहाँ पर लगा दें। बट जो बिजली, आप गैस की बात कर रहे हैं, जून 2022 में ओगरा ने 45% इजाफे की बात की थी, आप थे उसके बाद, आपने भी नहीं किया, अब डार साहब भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन आ रहा हो तो नहीं करते आप, तो इलेक्शन हल है फिर। देखें, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी, वो तकरीबन मेरे ख्याल से मान गए थे काफ़ी चीज़ों पे कि हम ये प्राइसेस बढ़ाएंगे। हम इंडस्ट्री को भी सस्ती गैस दे रहे हैं, जितने की मांग रहे थे हम उससे भी सस्ती दे रहे हैं। हम फर्टिलाइज़र को भी सस्ती गैस दे रहे हैं, सीमेंट को भी सस्ती दे रहे हैं, तंदूरों को भी सस्ती दे रहे हैं, नुकसान में दे रहे हैं। इस वक्त एवरेज कॉस्ट गैस की जो है वो $950 है पर MMBTU, और आप जो है एवरेज 600 में बेच रहे हैं। ये कैसे चल सकता है पूरा? मतलब मैं आपको यही बताऊँ ना कि यही चीज़ें PTI ने करी थी, उसने भी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई थी, और हमको फिर ये थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे मैं समझता हूँ, देखिए इलेक्शन ईयर है, थोड़ा बहुत 4-6 महीने का मार्जिन होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मार्जिन नहीं है पीछे। अगर IMF नहीं आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बुरा हाल होगा। और IMF, एक तो आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें पास ऑन करने के अलावा और क्या क्या फौरी इकदाम हैं ये करें कि जनवरी की मीटिंग में फौरी तौर पर पाकिस्तान को किस्त मिल जाए और ये खतरा टल जाए? जनवरी की मीटिंग में अभी ज़रा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी तक तो IMF का वो मिशन ही नहीं आया है। IMF का जब मिशन आएगा, उसकी डेट्स मिलेंगी, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें करें। एक मरतबा मिशन आ जाएगा और टेबल के अक्रॉस बैठेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उसमें कोई। लेकिन मिशन लाने के लिए कुछ 2-4-6 इक़दाम करने पड़ेंगे यहाँ पर बैठ के। और अब दुनिया चेंज हो गई है, मतलब हमको उसको समझ के करना पड़ेगा। बहुत ममालिक जो हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंडली अरब कंट्रीज़, उन्होंने बहुत मरतबा हमको मदद करी है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल हो गई है वो, और बड़ी मुश्किल हो रही है। ये जो सऊदी अरब से भी मदद की खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो, लेकिन ये पहले भी आती थी। और लेकिन आपने कहा था जी बिल्कुल कि UAE से भी आएंगे, कतर से भी आएंगे, सऊदी अरब से भी आएंगे, से 3 बिलियन और आपने कहा था पैसे आ जाएंगे, $16 अरब के हमारे फिस्कल ईयर के एंड में रिजर्व हो जाएंगे, ये आपने कहा। तो डार साहब कहते हैं आप अपना काम नहीं करके गए। मैं दिखा देता हूं, सुनिए डार साहब क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं और से ये बात आ रही है या इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफॉल्ट का हाई रिस्क रहेगा। तो आपकी जमात से ये बात आ रही है ना कि डिफॉल्ट का खतरा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसे तो नहीं है जिनको मईशत का पता नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। और मुझे कल कराची में भी, चेंबर में भी, फेडरेशन में मैं विजिट किया, उन्होंने पूछा, मुझे बिजनेस कम्युनिटी ने भी पूछा। अब आप पूछ लें कि जी आप 6 महीने जो थे, आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप? बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ हर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। लेकिन उनको कभी पूछे जी आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? तो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। फॉर मी जी हम तो पूरा अरेंजमेंट करके गए थे। 3 बिलियन का वादा किया था कतर ने, ये मुझसे वादा नहीं किया था, ये IMF को बताया गया था, तभी IMF ने अप्रूव किया था। 2 बिलियन का वादा किया था UAE ने, मुझसे वादा नहीं किया था, ये IMF के बोर्ड को बताया था। और 1 बिलियन का वादा किया था सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का,
और ये मुझसे वादा नहीं किया था, ये भी IMF के बोर्ड को पता था। IMF के बोर्ड से, IMF के डायरेक्टर से सऊदी अरब के वजीर तो अक्सर पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते थे। तो ये 6 बिलियन थे। उसके अलावा IMF ने वर्ल्ड बैंक से आखिरी दिन तक वर्ल्ड बैंक से हमारी निगोसिएशन चल रही थी कितने पैसे होंगे। इसमें हमारे साबिक चीफ सेक्रेटरी जो पहले IMF वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर थे, नासिर कोसा साहब, उनका भी किरदार था, उन्होंने भी मेरी मदद करी। मैंने भी और लोगों से बात करी। उस वर्ल्ड बैंक से हमने 1.7 बिलियन के शायद कमिटमेंट लिए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2.5 बिलियन की कमिटमेंट थी। AAIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसके बाद हुई थी। तो हमने तो ये पूरा पैकेज अरेंज किया था, तभी IMF ने पैसे दिए हैं। अब अगर IMF लेकिन ये सब चीज़ें मशरूत होती हैं IMF के आने पे। अब अगर IMF नहीं आएगा तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, IMF नहीं आएगा तो एशियन डेवलपमेंट के पैसे नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं कि आप IMF को लेकर आए। IMF को लेकर आ जाएंगे तो बाकी सारे पैसे आ जाएंगे। और अब ज़ाहिर कोर इन्फ्लेशन कोई 16% पर पहुंच गई है, जो पूरे साल का टारगेट है वो 23% है। एक डिमांड ये भी हो सकती है कि जी आप पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखें। अब मार्केट में कॉल आ रही है कि 16% का हो गया इंटरेस्ट रेट, 20% पर जा सकता है, एक और 400 बेसिस पॉइंट है। आप कल वो भी करना पड़ेगा। देखिए इस वक्त ये आई थिंक कि कबल वक्त होगा ये बात करना। आई थिंक कि हमको ये भी समझना, आई अंडरस्टैंड कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, उसके अंदर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उसमें डिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट होता है, उसमें और चीज़ों का भी इफेक्ट होता है। एक स्टेट बैंक जो है एक प्रूडेंट पॉलिसी लेकर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को ये चीज़ अपने इंडिपेंडेंट हिसाब से कर देनी चाहिए और इस पे ज़्यादा हमको क्या साराई नहीं करनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि जी जो आपकी पार्टी कहती है हमने अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है, तो अब इलेक्शन के लिए मामलात को ख़राब ना करें और मुश्किल फैसले करने हैं तो करें, वरना फिर इलेक्शन में जाएं, वरना मुश्किल फैसले करें जो करने और IMF का प्रोग्राम बहाल कराएं, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आप यही कह रहे हैं ना? मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किल फैसले हमने ज़्यादातर करने थे वो कर लिए हैं, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। और अब जब यहाँ पर हम एक मरतबा मतलब हम जब कर चुके हैं IMF से, देखें एक किसी चीज़ को, खड़ी हुई चीज़ को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक चलती गाड़ी को फर्दर इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। तो हम अब जो है IMF से ये बात कर लें। और मैं ये बिल्कुल समझता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल कैपिटल मेरा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी नौकरी थी, उस पर मुझे कोई मसला नहीं था कि चले गई है वो। मुझे पता थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। डार साहब तो रोज़ आके मेरे खिलाफ TV पे बातें करते थे और एंकरों से प्रोग्राम करवाते थे। ये सब कुछ सबको पता है, ये एवरीबडी इन माई पार्टी नोज दिस, दैट्स नॉट अ पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आई अंडरस्टूड कि मतलब द जॉब किनको, मैंने तो IBA में जाके कहा था कि हमारा अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत आखिर दिन तक रहेगी, मैं रहूँ या नहीं रहूँ, तो लोग मुझे बोलते थे क्यों बोल रहे हो। मैं कहता दिस इज़ अ फैक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यार देखें, एट सम पॉइंट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वगैरह वगैरह, पाकिस्तान का नाम तो पहले आता है ना। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो क्या सियासत कर लोगे, क्या डिफ़ॉल्ट कराओगे? आप सोचो तो सही कि खुदा ना खास्ता इधर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आप श्रीलंका में आप देख लें कि क्या हाल हुआ था, इस मुल्क में क्या हाल होगा, क्या खाना का तेल नहीं मिल रहा होगा। मतलब क्योंकि उस वक्त जब आप इक़दाम कर रहे थे तो एक ट्वीट आती थी आपको अक्सर, मिफ्ता भाई प्लीज़ लुक इनटू इट, और वो होती थी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। आप गालिबन ट्रेडर्स के ऊपर उन्होंने कहा कि प्लीज़ लुक इनटू इट, फिर अब आप कहेंगे उनसे उस पर प्लीज लुक इनटू इट, वो डिफॉल्ट कर जाएगा। नहीं, वो मेरी बहन जो थी वो तो छोटी मोटी कोई चीज़ थी, वो कस्टम वस्टम पे किसी की कोई चीज़ें फंस गई थी, उस पर कहा था। मेरे ख्याल ट्रेडर्स पे उसने नहीं कहा था। और सच्ची बात है कि मतलब अगर उनसे मुझे मेरी फ़ोन पे बात हो जाती थी, अगर उनको मुझे कुछ चीज़ कहनी थी तो फ़ोन पे कहती थी। ट्वीट तो ऐसे ही वो हमारी एक आपस की समझ लो मजाक ही थी, लेकिन और वो फिर मीम भी बन गई, मजाक थी, नहीं क्रिएट कर रही थी मार्केट में, नहीं फिर बड़ी मीम भी बन गई। मैसेजेस पे मजाक करना चाहिए, ट्वीट पर सीरियस बात करनी चाहिए, आप लोग उल्टा कर रहे होते हैं। नहीं वो एक मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि वो मीम सी बन गई थी। द पॉइंट इज कि देखें, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, माई लॉयल्टी ऑब्वियसली लाइज विद पाकिस्तान एंड एवरीबडीज लॉयल्टी लाइज विद पाकिस्तान। मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और से ज़्यादा मुहिब वतन नहीं हूँ, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मुश्किल फ़ैसले हमें, या थोड़े से मुश्किल हैं थोड़े से नहीं हैं, जो भी है, लेकिन ये फ़ैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो जिस राह पे हम जा रहे हैं वो राह पे, मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस राह पे हम जा रहे हैं, अगर IMF नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफ़ॉल्ट से बचना। आई डोंट सी हाउ।